हेलो बच्चों, नमस्कार। कल हमने हिंदी शिक्षण में भाषा की प्रकृति व स्वभावगत विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने 3-4 बिंदुओं पर बातें की थी। जो कल हमने बातें की थी वो थी, कुछ बिंदु इस प्रकार से थे, जैसे भाषा अर्जित संपत्ति है। भारत की भाषा की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि भाषा अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट था भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। एक था कि भाषा प्रतीकात्मक है। नेक्स्ट था कि भाषा परिवर्तनशील है। इन बिंदुओं पर हमने बातें कर ली थी। आज हम कुछ बिंदुओं पर और बातें करेंगे, जिसमें 5वें नंबर पर है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु कैसे? भाई आप सभी जानते हो कि जो भाषा की उत्पत्ति और विकास समाज से माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है, और मनुष्य उस समाज में रहता है। उस समाज की जो शिक्षा और भाषा होती है वो उस व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसलिए उस समाज में पोषित होने वाले उस भाषा भाषी मनुष्य जो है उसका विकास उस समाज में होता है, और उस समाज जो है वो उस भाषा को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए, इसमें भाषा एक सामाजिक वस्तु कैसे है? क्योंकि व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, संप्रेषण करता है। उसमें आप चाहे कुछ भी लगा लो कि वह दूसरे व्यक्तियों के सहारे जीता है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों से व्यवहार करता है। तो इस तरह की जो एक सामाजिकता वहाँ पर भाषा के माध्यम से बन जाती है। देखिए, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति व विकास समाज से ही होता है। भाषा की उत्पत्ति व विकास किससे होता है? समाज से होता है। शिशु जन्म के बाद जिस भाषा भाषी समाज में पालित व पोषित होता है उसी की भाषा को सीखता है। जैसे विदेश में पैदा होने वाला बच्चा वहाँ की भाषा को सीखता है। अब उदाहरण के तौर पे आप देख लो कि कोई बच्चा अगर किसी के माता पिता विदेश में चले जाए और वहां पर वो चाहे भारतीय हो, लेकिन अगर वो अमेरिका चले जाते हैं तो वहां पर पैदा होने वाला बच्चा जो है वो अमेरिका की ही भाषा सीखेगा, या न कि वो भारतीय भाषा को सीख पाएगा। इसलिए भाषा एक सामाजिक वस्तु है। जिस समाज में बच्चे का लालन पालन होगा उसी समाज की भाषा वो सीख पाएगा। नेक्स्ट इससे आगे है, भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। भाषा की भौगोलिक सीमा कैसे होती है बेटा? देखो, प्रत्येक क्षेत्र विशेष की जो अलग अलग भाषा होती है वो भौगोलिक स्थिति के कारण ही होती है। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि कुछ परिस्थितियों के कारण अगर भौगोलिक सीमा को घटा बढ़ा दिया जाता है तो वहां पर बोली भाषा या तिर भाषा में अंतर आ जाता है। वो वहां पर यानी कि भाषागत परिवर्तन भी देखने को मिलता है। भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। कैसे होती है? देखो, जब विभिन्न परिस्थितियों के कारण भौगोलिक सीमा घट बढ़ जाती है तो कभी कभी भाषागत परिवर्तनों में अंतर दिखाई देता है। जब कभी कभी किसी भी कारणवश हो, भाई युद्ध हो या कोई राजनीतिक कारण हो, वहाँ की भौगोलिक सीमा अगर घट बढ़ जाती है तो वहाँ की भाषागत परिवर्तन उसके अंतर्गत दिखाई देता है। ठीक है, तो जिसके कारण से वहाँ की बोली भाषा या तिर भाषा आदि में अंतर का कारण भी भौगोलिक सीमा ही होती है। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण से सीखी जाती है। आप सभी जानते हो कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो घर परिवार में अपने माता पिता, अपने बहन भाइयों की प्रत्येक चीज की क्या करता है? उनका प्रत्येक चीज को सीखने की कोशिश करता है, उनका अनुकरण करता है, हर चीज में उनका पीछा सा करता है। जैसे वो
जैसे बच्चा छोटा होता है तो हम रोटी बोलते हैं तो वो उसको ओटी बोलेगा अपनी तोतली भाषा में, लेकिन धीरे धीरे उसको ओटी बोलते बोलते वो एक दिन रोटी बोल जाता है। तो वो सब के किसके कारण है? अनुकरण के कारण। और अनुकरण किससे करता है? परिवार के सभी सदस्य। जैसे जैसे वो बड़ा होता है पहले अपने माता पिता और भाई बहन से करता है, और फिर बाद में समाज के अन्य लोगों से, या फिर बाद में विद्यालय में जाकर वो बहुत कुछ सीख जाता है और उसके भाषा भंडारण में वृद्धि हो जाती है। तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। देखो, भाषा बच्चे को अपने आप नहीं आती, वह घर में माता पिता व भाई बहन से अनुकरण करके सीखता है। किसी भी बच्चे को देख लो, अपने माता पिता या भाई बहन की नकल करता रहता है और कुछ शब्द उनसे सीखता रहता है। धीरे धीरे उसकी भाषा में सुधार होता जाता है। अगला बिंदु है, भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। ऐसा क्यों है बेटा? इसके पीछे दो कारण है। एक तो क्या कारण है कि हम सभी कम से कम प्रयत्न करके अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करते हैं, यही है ना। एक दूसरा कारण क्या है कि हम सरल से सरल भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि सामने वाला हमारी भाषा को आसानी से समझ सके। ठीक है, तो ये भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। क्यों जाती है? देखो, इसमें भाषा की प्रकृति में यह गुण समाया हुआ है कि वह जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख रहती है। किस प्रकार? इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य कम से कम प्रयत्न में अधिक से अधिक बात कहना चाहता है, कम से कम बोलता है और अधिक से अधिक बात कहने की वो कोशिश करता है, इसलिए वो जटिलता से सरलता की ओर जाता है। जैसे लोहोकार को लुहार और परपट्टिका को पपड़ी आदि बोलता है। ये मतलब कि कम से कम शब्द, पहले लोहोकार बोला जाता था, आज लोहार बोलने लगे, पहले परपट्टिका बोला जाता था, अब सीधा पपड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भाषा यहाँ जटिलता से सरलता की तरफ चली जाती है। और अपने जो संस्कृत भाषा से के बाद जो अपने हिंदी शब्द आते हैं उनमें आपने विशेषकर देखा होगा कि वो शब्द कितने संक्षिप्त भी हो गए हैं और सरल भी हो गए हैं। ये भाषा की जटिलता सरलता की ओर का गुण है। नेक्स्ट है, भाषा अपने आप में पूर्ण होती है। भाषा अपने आप में पूर्ण कैसे होती है बेटा? देखो, प्रत्येक भाषा का अपना वर्चस्व होता है और वो भाषा उस समाज विशेष की, जहां पर वो बोली जाती है, उस समाज विशेष के भावों को व्यक्त करने का सामर्थ्य रखती है। भाई, जिस भाषा का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में, किसी राज्य विशेष में जहां भी किया जाता है, वो भाषा वहां के लोगों की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से व्यक्त करती रहती है, तभी तो अपने आप में पूर्ण होती है। यानी कि उस समाज में रहने वाले लोगों की जो अभिव्यक्ति है या उनके भावों को व्यक्त करने वाली होती है। चाहे हमें इधर ढूंढारी क्षेत्र की तरफ जाए तो वहां की भाषा चाहे हम न समझे, लेकिन वहां के लोग उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वो उनके भावों को व्यक्त करने वाली ही भाषा है। चाहे दूसरी भाषा वाले लोग उसको समझ सके या न समझ सके, लेकिन वो भाषा अपने आप में पूर्ण होती है। भाषा अपने आप में पूर्ण होती है। प्रत्येक भाषा अपने समाज के भावों को व्यक्त करने में समर्थ होती है, जिसके कारण से हमें माना जाता है कि भाषा अपने आप में पूर्ण है। ठीक है बेटा, अपने आप में पूर्ण होती है भाषा, जो वहां के लोगों की भावाभिव्यक्ति को या उनके भावों को व्यक्त करने का की दक्षता उसके अंतर्गत होती। अगला बिंदु है, भाषा का आकार स्वतंत्र होता है। मैंने यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं डाला बेटा, आप सब समझ जाते हो कि भाषा का आकार स्वतंत्र होता है। कैसे स्वतंत्र होता है? भाई, कोई सी भी भाषा आप लगा लो, जैसे भाषा में क्या ग्रहण किया जाता है, क्या त्याज्य है, वो प्रत्येक भाषा अपने आप में स्वतंत्र है। जिस प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे संस्कृत भाषा है वो अपने आप में पूर्ण है और स्वतंत्र है, जिस कारण से उसके अंदर जैसे 3 वचन है, उसमें वो 3 प्रकार के उसमें लिंग है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में क्या है, 2 प्रकार के वचन है और 2 प्रकार के ही लिंग है हमारे पास। इस प्रकार से प्रत्येक भाषा का आकार स्वतंत्र होता है। कोई भी भाषा अपने आप में एक दूसरे से बाध्य नहीं, क्योंकि चाहे वो दूसरी भाषा से कुछ शब्द ग्रहण करती है, लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र है, उन सब चीजों को ग्रहण करने के लिए उसमें क्षमता है।
नेक्स्ट है भाषा मूलतः मौखिक साधन है। भाषा मूलतः मौखिक साधन है। कैसे है मूलतः मौखिक साधन? देखो, जो अपने प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल से ही अगर हम देखें तो भाषा का जो स्वरूप था वो मौखिक ही था। वहां पर जितना भी ज्ञान दिया जाता था वो मौखिक रूप में ही दिया जाता था। ठीक है, तो उसका प्रारंभिक जो रूप था, भाषा का जो प्रारंभिक रूप था वो मौखिक था, और वो मतलब कि मौखिक रूप से व्यक्त होती थी। मौखिक रूप से ही समझने वाले उसको समझ लेते थे, जितना ग्रहण करना होता था वो ग्रहण कर लेते था, चाहे वो स्मृति से रखो चाहे किसी तरह से रखो, लेकिन वो सब कुछ उसी मौखिक रूप में ही सीख जाते थे। वर्तमान में तो जो लिखित रूप है, माना यह जाता है कि जो मौखिक रूप है उसमें स्वरों का जो उतार चढ़ाव है, जो लय ताल है, जो भावाभिव्यक्ति है, वो सब इतने अच्छे से होती है कि उसमें विचार संप्रेषण का कार्य बड़ी सरलता से हो जाता है। और जो लिखित रूप में होता है उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, उसमें विचारों का जो संप्रेषण होता है वो बहुत ही कम होता है, जितना मौखिक रूप में होता है, जितना लिखित भाषा में नहीं है। इसलिए प्रारंभ का जो रूप था वो मौखिक था, भाषा का स्वरूप मौखिक था। ठीक है, अच्छा बच्चों, आज भाषा का मूल मौखिक रूप था, यानी कि जो प्राचीन समय से था। तो भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक है, और आज भी विश्व में ऐसी कई देश है जहाँ पर कई भाषाओं का लिपि रूप नहीं है, लिपि का अभाव है, और वो मौखिक रूप में ही व्यक्त की जाती है, मौखिक रूप से ही वो भावाभिव्यक्ति करवाती है। इसलिए यहाँ पर भाषा का जो मूल रूप था वो मौखिक था। अच्छा, तो आज